हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2021 के टियर फर्स्ट के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे। और ये जो एग्ज़ाम है आपका 18 अप्रैल 2022 को शिफ्ट थर्ड के अंदर हुआ था, ठीक है। और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 12 है। और ये देखिए, जब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं इन प्रैक्टिस सेट 12 प्रैक्टिस सेट की जो है सॉल्यूशन पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर 9 सेट और बचे हैं, उनको भी हम यहाँ पर जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। टोटल 21 सेट हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखिए, अनूप धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी, धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। वह इतने ही समय में जो धारा की दिशा में 44 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। धारा की दिशा में 55 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में जो है 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा। तो देखिए, यहाँ पर टाइम आपको बराबर बताया गया। यहाँ पर ये अगर हम अनूप की चाल को x मान ले और धारा की चाल को y मान ले तो धारा की दिशा में चाल x प्लस का y होगी। धारा की दिशा में चाल जो है वो आपके पास x प्लस का y होगी। और यहाँ पर x प्लस वाई की स्पीड से जो है यहाँ पर 33 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो रही है। धारा की विपरीत दिशा में चाल जो x माइनस का y होगी। और यहाँ पर ये जो है 35 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो रही है। दूरी बट्टे चाल करेंगे तो टाइम आएगा, और ये टोटल टाइम आपके पास यहाँ पर कैलकुलेट कर लें प्लस करके, ठीक है। इतना ही टाइम यहाँ पर लग रहा है। 44 किलोमीटर की डिस्टेंस x प्लस का y की स्पीड से और 28 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है x माइनस का y की स्पीड से। और ये टोटल टाइम यहाँ पर भी आपके पास जो लग रहा है, जो यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये टोटल टाइम आपको बताया गया था कितने का, 8 घंटे का, तो बराबर 8 कर दीजिए। अब अगर हम यहाँ पर पहले इतने पार्ट को सोल्व कर लें एक साथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आप यहाँ पर x और y का रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन मैं नहीं समझाऊंगा, कैलकुलेशन आप स्वयं करेंगे, ठीक है। 11/x प्लस का y बच जाएगा, और ये बराबर की साइड ये 7/x माइनस का y बच जाएगा। तिरछा गुणा करा दीजिए, 11x माइनस का 11y बराबर 7x प्लस का 7y। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4x बराबर ये 18y। तो x और y का रेशियो क्या आ जाएगा, 9:2 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पर अनूप की चाल है ये 9 यूनिट, ये रेशियो है, ठीक है। के हम अगर यहाँ पर नियतांक मान ले तो ये आपके पास 9 के इस अनूप की चाल हो जाएगी, 2 के आपके पास ये धारा की चाल हो जाएगी। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इतने पार्ट को एक साथ लेकर सोल्व करते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं कैलकुलेशन आपको बोल के बताऊंगा, ठीक है। x प्लस वाई की स्पीड से कवर होगी तो x प्लस वाई करेंगे, 9 के प्लस का 2 के 11 के आ जाएगा, यानी कि बट्टे में 11 के रखेंगे तो यहाँ पर 11 से 44 कट जाएगा 4 बार, यानी कि 4 बट्टे में के आ जाएगा। x माइनस का y करेंगे, यानी कि 9 के माइनस 2 के करेंगे तो 7 के बचेगा, और 7 के यहाँ पर बट्टे में रखेंगे तो 700 के 28, ये 4 बार कट जाएगा, यानी कि 4 बट्टे के यहाँ पर भी बचेगा, और ये बराबर 8 हो जाएगा। ये प्लस करेंगे तो ठीक है, तो ये 8/k बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और यहाँ पर k बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जैसे ही हमारे पास k बराबर 1 आया तो यहाँ पर k की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपके पास अनूप की चाल और धारा की चाल आ जाएगी, यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर आपके पास अनूप की चाल और धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आप यहाँ पर टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, टाइम आपके पास कितना आ जाएगा, 55 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में, यानी कि x प्लस का y की स्पीड से कवर होगी। तो 9 प्लस का 2 करेंगे, यानी कि 11 आपके पास ये हो जाएगा। धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर की डिस्टेंस, विपरीत दिशा में x माइनस का y की स्पीड से कवर होगी, तो x माइनस का y करेंगे, 9 माइनस का 2 यानी कि 7। तो 5 प्लस का 2 करेंगे, 7 घंटे आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए, 17,200 की राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में 2 वर्ष के लिए क्रमशः 8% वार्षिक और 10% वार्षिक दर पर जो है उधार दी जाती है। यदि 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज आपको बताया गया तो 8% वार्षिक दर पर दी गई राशि कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर 8% पर दी गई राशि अगर x मान ले तो टोटल धनराशि तो 17,200 थी, तो यहाँ पर कितनी बचेगी, 17,200 माइनस x बच जाएगी। आपको यहाँ पर 8% पर उधार दी गई राशि कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। भाई x धनराशि है, यहाँ पर 8% से 2 वर्ष में 16% का ब्याज मिल जाएगा, यानी कि x का 16% कैलकुलेट कर लेंगे। और इसी तरह से ये 17,200 माइनस का x जो है ये धनराशि है, और इस पर 10% से 2 वर्ष में 20% का ब्याज मिल जाएगा, तो इसका डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे, 20% कैलकुलेट कर देंगे। ये दोनों को ऐड करेंगे तो कुल ब्याज आपके पास बताया गया 3,008 है।
तो ये बराबर 3008 के होना चाहिए। 1/100 लेकर कॉमन इधर भेज देंगे और ये आपके पास 16x माइनस का 20x यानी कि माइनस का 4x आपके पास बच गया। और 20 से इसमें गुणा कराएंगे तो ये 17 दूनी का 34, 344 और ये आगे 3 0 आ जाएंगे यानी कि 3,44,000 और बराबर ये आपके पास 3008 है, इसके आगे 2 0 आ जाएंगे तो 3,08,000। ये इसमें से माइनस कराएंगे 3 लाख तो ये चला गया और यहाँ पर 4,000 में से 800 माइनस किया ये 3,200 है। ठीक है, तो 43,200। ये 4x इधर आ जाएगा तो 4x बराबर कितना है 43,200। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 एकम 4 0 800 के 32 0। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें देखिए समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः आपको दे रखे हैं। यदि बड़े त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा आपको दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर तो छोटे त्रिभुज MNT की सबसे लंबी भुजा की लंबाई कैलकुलेट करनी। भाई आप डायरेक्ट रेशियो बना के कैलकुलेट करेंगे तो विद इन सेकेंड आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपको नहीं लिखना है, मैं पूरा लिख के आपको बता रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात अगर ये समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। और यहाँ पर क्षेत्रफलों का अनुपात अगर कैलकुलेट करें तो 196 अनुपात 169 है। इसको आप क्या लिख सकते हैं 14 अनुपात 13 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब संगत भुजाओं का अनुपात कितना है 14 अनुपात 13। कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपके पास यहाँ पर रेशियो क्या बना 14 अनुपात 13 बना। ये 14 जो है आपके पास इस वाले ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये जो आपके पास ट्रायंगल PQR है इसकी सबसे लंबी भुजा है 14 यूनिट। ठीक है, और इसकी भुजा आपको बताई गई है कितनी 28। तो इस 14 यूनिट की वैल्यू आपको 28 बताई गई है यानी कि यहाँ पर डेटा जो है वो आपका 2 गुना है। तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। इस वाले त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कैलकुलेट करनी थी यानी कि ये भी 13 यूनिट ना होकर 13 का 2 गुना करें यानी कि 26 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। एक निर्माता किसी वस्तु का मूल्य आपको बता रखा है यहाँ पर 1800 अंकित मूल्य अंकित करता है। ठीक है, तो उसे एक डीलर को 15% की छूट पर बेचता है और डीलर के नकद भुगतान करने पर शुद्ध भुगतान पर उसे 8% की अतिरिक्त छूट मिलती है और डीलर निर्माता को कितनी राशि देता है। तो कैलकुलेट कर लीजिए 1800 आपके पास ये अंकित मूल्य है, 15% की छूट 17/20। ये आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ना चाहिए। 8% तो आप 23/25। अब देखिए मैंने आपको बार बार बता रखा है इसके फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर जो है 3/20 होती है। तो 20 पर 3 की छूट यहाँ पर दी गई तो यहाँ पर 17/20 कैलकुलेट कर लेंगे। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25, 25 पर 2 की छूट तो यहाँ पर 23/25 कैलकुलेट कर लेंगे। ये सारी यहाँ पर पीछे की चीज़ें होती है और यहाँ पर बराबर जो है आपके पास जो है ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा। विक्रय मूल्य आपको कैलकुलेट करना था। भैया आप यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे 2500 के 100 से यहाँ पर 2 0 कट जाएगा, यहाँ पर 5 बच जाएगा। 23 से इसमें गुणा करा देते हैं तो 23 8 184 हासिल 4 ये 18 आ जाएगी और यहाँ पर 23 और 18 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। गुणा 17 करा देंगे बट्टे 5, 17 4 68 हो जाएगा हासिल 6 आ जाएगी। ये 23 हासिल 2 ये 70 हो जाएगा बट्टे 5। तो 14 पंचे 70 हो जाएगा। जैसे ही 14 आया यानी कि 1408 आप इसको आंसर लगा देंगे। ये अप्रोक्सीमेट में आएगा, एक्जैक्ट आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, एक किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को जो है 21 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो जो है वह काम जो है कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें जो है ए आप देख सकते हैं ये 15 दिन में काम कर सकता है, बी आपको बताया गया 21 दिन में कर सकता है। तो इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे 105 हो जाएगा और यहाँ पर 7 इसकी एफिशिएंसी 5 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। ये टोटल वर्क हो जाएगा। जब ये टोटल वर्क 105 यूनिट का जो है ये दोनों मिलकर करेंगे तो यहाँ पर टोटल टाइम आपके पास कितना आ जाएगा। दोनों मिलकर 7 और 5 12 की एफिशिएंसी से करेंगे तो 12 का इसमें डिवाइड कर देंगे, 12 8 96 हो जाएगा। बचा कितना 9/12। आप इसको लिख सकते हैं 3/4। आंसर लगा दीजिए। निम्नलिखित व्यंजक का मान कैलकुलेट करना है तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा और यहाँ पर 5 11 हो जाएगा। 11 में से 2 गया 9 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा। सोमवार मंगलवार शुक्रवार और रविवार को मॉल ए में जाने वाले लोगों की कुल संख्या, मंगलवार गुरुवार शनिवार और रविवार को मॉल बी में जाने वाले लोगों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। अपना उत्तर जो है दशमलव के एक स्थान तक सही दीजिए। इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है।
इसमें आपको देखना है सोमवार, मंगलवार और यहाँ पर शुक्रवार और यहाँ पर रविवार, ठीक है। इसमें आपको ए का देखना है, यानी कि ग्रीन वाला डेटा आपको देखना है। तो 560 और ये 700 यानी कि 1260 और ये 840 यानी कि ये 1300 और ये 2100 हो जाएगा। 2100 और ये 1500, टोटल कितना हुआ? 3600 हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें देखना है यहाँ पर मंगलवार, गुरुवार और इसके अलावा शनिवार और ये रविवार, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर बी का देखना है, यानी कि ये आपको ब्लू वाला देखना है। तो 700 और यहाँ पर देखेंगे तो ये 750 यानी कि 1450 और यहाँ पर ये 1100 और ये 1350, देखिए 1450 इसमें भी आएगा। तो यहाँ पर ये 2900 और 1000 यानी कि 3900 आपके पास हो जाएगा। और ये गुणा 100 कर देंगे तो 2 0 से तो 2 0 कैंसिल। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बट्टे में 13 आ जाएगा और 3 से इसको डिवाइड करेंगे ऊपर 1200 आ जाएगा। तो यहाँ पर 13 नमा 117 हो जाएगा और 3 बचेगा, 13 दूनी का 26। जैसे 92 आया 92.3% आप इसको आंसर टिक कर देंगे। 18 क्रमिक पूर्णांकों के एक समूचे का औसत आपको बताएगा निम्न में से कौन सा उस समूचे का सबसे बड़ा पूर्णांक है। तो देखिए यहाँ पर ये 22.5 जो है ये क्या ये पूर्णांक है? ये पूर्णांक आपका यहाँ पर इंटीजर ये नहीं है। इसका मतलब ये इंटीजर नहीं है तो ये आपके पास इन 18 संख्याओं में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो एवरेज है, एवरेज से आपके पास पहले 9 संख्या हो जाएंगी और इसके बाद 9 संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास टोटल 18 संख्याएं हो जाएंगी, उनका एवरेज आपके पास 22.5 है। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा पूर्णांक यानी कि सबसे बड़ी संख्या कैलकुलेट करनी है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद यानी कि जो औसत है इसके बाद यहाँ पर 9 अंक बाद जाएंगे। पूर्णांक आपके पास कौन सा होगा? वो आपके पास जो है बड़ी संख्या आ जाएगी। तो 22.5 के बाद अगर बात करें तो यहाँ पर 23 आपके पास पूर्णांक होगा, ठीक है। और यहाँ पर 23 एक पूर्णांक हो चुका है। 9 में से यहाँ पर एक तो ये हो चुका है, तो बचे कितने? 8, यानी कि 8 अंक बाद आपको जाना है। तो यहाँ पर इसमें आप 23 में ऐड कर देंगे 8, क्योंकि 8 संख्या बाद जाना है। और प्रत्येक पूर्णांक के बीच का गैप कितने का होता है? 1 का। तो गुणा 1 करके इसमें प्लस कर दीजिए, 31 आपके पास आ जाएगा और ये आपके पास बड़ा पूर्णांक आ जाएगा। अगर सबसे छोटा पूर्णांक पूछता तो इससे पहले पूर्णांक आपके पास 22 होता और इस 22 में आप क्या करते? 22 में आप यहाँ पर माइनस का करते। 8 पूर्णांक पहले जाना, यानी कि 8 गुणा 1 करके इसमें से माइनस कर देते। बट यहाँ पर आपसे छोटा पूर्णांक नहीं पूछा गया तो आप इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, आपसे बड़ा पूर्णांक पूछा गया, ठीक है। अब इसमें देखिए अगर आपको थीटा की वैल्यू डायरेक्ट दिखाई पड़ रही है, एक तो देखिए यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री रख सकते हैं या फिर यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो है आप यहाँ पर 60 डिग्री रख सकते हैं। दोनों ही परिस्थिति में आपके पास यहाँ पर बराबर 3 कैलकुलेट होकर आएगा। चाहे तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। थीटा बराबर 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो पूरा टर्म 0 हो गया। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 3 गुणा में 1 करेंगे बराबर 3 बन रहा है। बट यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है कि थीटा की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 डिग्री से बड़ी है, यानी कि 0 डिग्री तो नहीं हो सकती, तो ये छोड़ देंगे। हम थीटा की वैल्यू क्या लेंगे? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पर चेक करिए, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 3/4 हो जाएगा प्लस के अंदर। कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि 3 इंटू में 1/2 करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 3/2 आ जाएगा। ये यहाँ पर 2 से 2 बार कट जाएगा, यानी कि 3/2 प्लस 3/2 करेंगे यानी कि बराबर 3 आ जाएगा। और ये बराबर 3 हमारे पास दे रखा है, यानी कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखने पर ये वैल्यू संतुष्ट हो रही है। तो आप इसमें भी क्या रख देंगे? थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रख देंगे। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? 2 होता है, 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये 4 प्लस का आपके पास 1/3 बनेगा, यानी कि 4 से 1/3 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर देखिए आपको ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिखाई पड़ती है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और 60 डिग्री। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा जो है इसके जगह 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास कोस के पदों में ये एक द्विघात समीकरण बनेगी, और द्विघात समीकरण बनेगी तो आप यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 2 वैल्यू कैलकुलेट होकर आएंगे। तो थीटा की वैल्यू भी 2 आएंगी, एक 0 डिग्री और एक 60 डिग्री। 0 डिग्री क्यों नहीं ले सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया, और 60 डिग्री आप यहाँ पर लेकर कैलकुलेट करेंगे तो यही आंसर आएगा। ये आप खुद से सोल्व करके देखेंगे, ठीक है, बट वो आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा और कुछ नहीं है। इसमें देखिए इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, यानी कि 2 उम्मीदवारों के बीच में एक यहाँ पर चुनाव होता है। ये प्रश्न देखिए यहाँ पर इंग्लिश में था तो इसको मैंने इंग्लिश में रखा, ठीक है। तो ये एक प्रश्न आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए। 5% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स डिड नॉट कास्ट थियर वोट्स, यानी कि 5% जो है
जो उम्मीदवार रजिस्टर्ड थे उन्होंने अपने वोट नहीं डाले, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे बोला गया 10% ऑफ द वोट्स वर फाउंड टू बी इधर इनवैलिड और NOT नोट ए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो इनवैलिड वोट थे, यानी कि आपके पास यहाँ पर 10% थे, कुल जो मत डले थे उनका 10% ये मत आपके पास जो है इनवैलिड यानी कि अवैध मत थे। द विनिंग कैंडिडेट्स रिसीव्ड 60% वोट्स इन हिज फेवर एंड वॉन द इलेक्शन बाय 17,271, यानी कि यहाँ पर ये 17,271 आपको दे रखा है वोट्स। फाइंड द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट्स, यानी कि आपके पास यहाँ पर टोटल रजिस्टर्ड वोट कितने थे, आप इनकी संख्या कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर बताया गया जीतने वाले उम्मीदवार ने जो है टोटल वैध मतों के जो है यहाँ पर 60% मत प्राप्त किए हारने वाले उम्मीदवार की तुलना में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपके पास ये जो है हारने वाला उम्मीदवार कितने मत प्राप्त कर लेगा, ये देखिए आपके पास जीतने वाले उम्मीदवार ने 60% मत प्राप्त किए, तो हारने वाले ने यहाँ पर जो है 40, लूज़र ने जो है यहाँ पर 40% मत प्राप्त किए होंगे, ठीक है। ये विनर ने प्राप्त किए और ये लूज़र ने प्राप्त किए। भाई टोटल यहाँ पर 100% वोट थे, उसमें से यहाँ पर 60% इसने प्राप्त कर लिए, तो 40% इसके बचे। दोनों का गैप देखिए कितने का, 20% का, यानी कि जीतने वाला उम्मीदवार जो है वो 20% मतों से जीता। अब आ जाइए इस प्रश्न की मेन थीम पर। यहाँ पर हम टोटल रजिस्टर्ड मतों की संख्या अगर x मान लें तो x में से 5% मत तो डाले नहीं गए थे, यानी कि 95% मत डाले गए थे। इसके बाद यहाँ पर देखिए 10% मत जो है अवैध घोषित कर दिए गए, तो 90% मत अवैध, ये आपके पास वैध मत थे, यानी कि ये आपके पास वैलिड वोटों की संख्या आ जाएगी। और जीतने वाला उम्मीदवार जो है वैलिड वोटों के 20% से मत जीता, तो जब आप इसका 20% कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर जितने मतों से जीता वो आपके पास मतों की संख्या आ जाएगी। और ये आपको यहाँ पर दे रखी है कितने, 17,271, कैलकुलेट कर दीजिए। इसमें देखिए यहाँ पर ये 2 0 से आप ये 2 0 कैंसिल कर देंगे, और इसके अलावा 2 से यहाँ पर 100 कटेगा 50 आ जाएगा, 5 से 50 कटेगा 10 आ जाएगा, 19 5 95 आ जाएगा, 19 से कटेगा यहाँ पर ये 19 नमा 171 0 और 19 नमा 171 909 आ जाएगा, 9 से ये कटेगा 909 101 आ जाएगा। ये बट्टे में 3 0 आएगा, इधर भेज देंगे। x बराबर आपके पास यहाँ पर कुल रजिस्टर्ड मतों की संख्या आपके पास कितनी आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी 1,01,000, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब ये भी आसान सा प्रश्न है भाई, इसमें अगर आपको फॉर्मूले याद है, देखिए इसमें शॉर्ट ट्रिक तो कोई होती नहीं है, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए और एक आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूले याद हैं और कैलकुलेशन आपकी ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। देखिए डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपको पता है x + 1/x की वैल्यू चाहिए होगी, तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे यानी कि 5 आ जाएगा, और यहाँ पर इसका मान कैलकुलेट करेंगे तो 5 का स्क्वायर -2, ये जो भी आएगा इसका स्क्वायर -2 करेंगे, तो ये 23 का स्क्वायर 529 -2 करें 527 आंसर। बस कैलकुलेशन आपकी ये होनी चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर ये होगा कैसे, ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर x + 1/x की वैल्यू हमें चाहिए होगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, बोथ साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो x + 1/x माइनस का 2 = 3 आ जाएगा। तो x + 1/x = कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और अब यहाँ पर ये जो मैंने आपको बता रखा है ये आप यहाँ पर डायरेक्ट याद रखें, इसके पीछे की कहानी थोड़ी सी लंबी कहानी है, ठीक है। ये मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। ये जो 5 है इसका आप यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर -2 करेंगे, और ये जो भी निकल जाएगा इसका फिर से स्क्वायर करेंगे -2 कर देंगे, यानी कि आपके पास 25 - 2 यानी कि 23, 23 का स्क्वायर 529 -2 करेंगे तो 527 आपके पास आंसर आ जाएगा। बस ये आपकी कैलकुलेशन थी, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए ट्रिक जो है ये मैंने खुद बनाई है, और इसका जो है ये ट्रिक जो है मैं आपको कभी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें जो है बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है आय का व्यय से अनुपात न्यूनतम है, और इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए, ठीक है। आपको आय का, इनकम का जो है एक्सपेंडिचर के साथ रेशियो कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर रेशियो कैलकुलेट करेंगे, क्या हो जाएगा 25 नमा 225, 25 7 175, 9:7 आ जाएगा। इसमें देखें तो यहाँ पर ये 0 से 0 कट जाएगा, 28:25 आ जाएगा। इसमें देखें तो यहाँ पर 25 से कटेगा, ये आपके पास 25 3 75, ये आपके पास 13/11 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर करेंगे तो ये आपके पास 25 से कटेगा तो ये ऊपर आ जाएगा 14, और यहाँ पर बट्टे के अंदर ये आ जाएगा 12।
और यहाँ पर करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर भी 14 आ जाएगा, 25 से कम 25 और 25 तो के 100 ये 14 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 25 से कम 25 और 25 3 75 ये 13 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें से आपको देखने है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, आपको न्यूनतम कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर इन दोनों को जब आप कंपेयर करें तो यहाँ पर आपके पास अंश में तो 14 सेम है, यहाँ पर बट्टे में हर में जो है जिसमें बड़ी वैल्यू होगी वो आपके पास न्यूनतम होगी। तो इसमें देखिए हर में यहाँ पर 13 बड़ा, यानी कि ये वाली फ्रैक्शन आपकी न्यूनतम है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए इसको और इसको कंपेयर कराएं तो ये आसान आपको दिखाई पड़ रहा है भाई, आप इसको ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर दें तो ऊपर तो आपके पास सेम बन जाएगा 28, और बट्टे में यहाँ पर 13 दूनी का 26। अब इसमें बट्टे में यहाँ पर बड़ी वैल्यू इसमें, यानी कि ये वाले फ्रैक्शन आपके पास न्यूनतम होगी, अभी भी आपके पास आंसर ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो एक फ्रैक्शन और आप यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, ये वाली आपके पास यहाँ पर नहीं हो सकती। अब बची यहाँ पर 3 फ्रैक्शन, इसमें आपको यहाँ पर कंपेयर कराना है भाई। यहाँ पर ये 9/7 बचा और यहाँ पर ये 13/11 बचा। अब यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाकी यहाँ पर इसमें इस प्रश्न में जो है इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आप क्या करेंगे, तिरछा गुणा कराएंगे तो ये 11 9 99 हो जाएगा, 13 7 91 हो जाएगा। तो छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी, ये वाली होगी, यानी कि आंसर ये नहीं हो सकता। अभी इन दोनों में आप कंपेयर कराएंगे, इन दोनों में आप कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पर देखिए तिरछा गुणा कराएंगे, 13 का 13 से गुणा कराएंगे 169 169 आएगा, और यहाँ पर इसके इससे गुणा कराएंगे तो 154 आएगा। इसमें यहाँ पर सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, यानी कि आंसर ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर लगा दीजिए। और ये आपके पास यहाँ पर आई किससे थी भाई, लास्ट वाले यानी कि 2018 से आई थी, तो 2018 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और इंग्लिश वाले से देख सकते हैं, इसमें 2018 आ जाएगा, ठीक है। केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास आपको बताया गया ए बी, और वृत्त के बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी आगे बढ़ाए जाने पर बिंदु पी पर मिलती है, और यदि एंगल ए पी सी आपको बताया 38 डिग्री है तो एंगल पी सी बी का माप कैलकुलेट करके बताना है। ये ए बी आप यहाँ पर जीवा मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक स्पर्श रेखा यहाँ पर ये खींच देते हैं, ये इस वृत्त को जो है बिंदु सी पर स्पर्श करती है, ये आपको यहाँ पर बताया गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इस जीवा को आगे की ओर बढ़ाएं तो यहाँ पर ये जो है इस स्पर्श रेखा से जिस बिंदु पर मिलती है वो बिंदु आपको P बताया गया है, केंद्र ओ, इसका केंद्र जो है O बताया गया है, और इनको आप यहाँ पर आपस में मिला देंगे। और यहाँ पर जो है APC ये वाला एंगल आपके पास 38 डिग्री का बताया गया है। आपको पता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो ये 90 डिग्री है और ये 38 डिग्री है, तो ये वाला कितना बच जाएगा, 90 128, और ये 52 डिग्री आपके पास बच जाएगा। ये 52 डिग्री बच चुका है। आपको पता है कि ये इस वाले वृत्त की त्रिज्या है, ये वाली इस वृत्त की त्रिज्या है, तो यहाँ पर ये समद्विबाहु त्रिभुज बन चुका है, और समद्विबाहु त्रिभुज में 2 कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर ये 52 डिग्री है, तो यहाँ पर इन दोनों का योग कितना बच जाएगा, ये 28 128 डिग्री बच जाएगा। 128 डिग्री का आधा करें यानी कि 64 डिग्री आपके पास आ जाएगा, ये भी 64 डिग्री हो जाएगा। बट यहाँ पर देखिए आपको कैलकुलेट क्या करना था, एंगल यहाँ पर बी, ये आपके पास पी सी बी कैलकुलेट करना था, यानी कि ये वाला एंगल कैलकुलेट करके बताना। आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल कोण 90 डिग्री का था, 90 डिग्री में से अगर 64 डिग्री माइनस कर दें तो ये वाला कोण बच जाएगा, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा भाई, एंगल यहाँ पर पी सी बी इक्वल टू हो जाएगा, टोटल ये 90 डिग्री का कोण था, 90 में से माइनस कर देंगे ये वाला 64 डिग्री कोण, तो ये बराबर आपके पास 26 डिग्री आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ट्रायंगल पी क्यू आर में जो है भुजा क्यू आर पर एस एक ऐसा बिंदु है और कि पी एस जो है क्यू आर का समद्विभाजक है, ये आपको भुजाएं दे रखी हैं। तो पी आर की लंबाई एसएससी सीजीएल का यहाँ पर ये फेवरेट प्रश्न बन चुका है। तो यहाँ पर एंगल बाई सेक्टर थ्योरम से ये प्रश्न पूछा गया, ये पी, ये क्यू, ये आर, यहाँ पर क्यू आर पर एक बिंदु एस है, और यहाँ पर ये जो पी एस है ये एंगल पी को बाइसेक्ट करती है, ठीक है, तो बराबर बराबर भागों में बांटती है। पी क्यू आपको 12 बताया गया है, और ये क्यू एस आपको 7, ये सॉरी यहाँ पर 3 बताया गया, 3 सेंटीमीटर। ये क्यू आर जो है ये आपके पास पूरी भुजा 7 सेंटीमीटर की बताई गई है। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर एस आर क्या हो जाएगी, 7 माइनस का 3 करें यानी कि 4 आपके पास ये वाली हो जाएगी। आपको यहाँ पर पी आर का मान कैलकुलेट करके बताना। अगर आप इसको एक्स मान लें तो मैंने आपको क्या बता रखा है, इसका यहाँ पर इसके साथ रेशियो, इसका इसके साथ रेशियो आपस में बराबर होगा, यानी कि 12 का 3 के साथ अनुपात, x का 4 के साथ अनुपात। तो यहाँ से अगर आप सोल्व करें तो x बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा।
और x बराबर 16, यही आपको कैलकुलेट करना था पी आर की लंबाई। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके पास आंसर हो जाएगा, ये इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। इसमें देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक आपको दे रखा है और महत्तम समापवर्तक आपको ये 22 गुना है, और यदि एक संख्या 132 है और एलसीएम और एचसीएफ का योग आपको बताया गया, तो दूसरी संख्या देखिए एलसीएम जो है ये आपको बताया गया 22 गुना है किसका, एचसीएफ का। एलसीएम और एचसीएफ का योग आपको बताया गया कितना है, ये आपके पास यहाँ पर 276 है। जब आप एलसीएम की जगह यहाँ पर 22 एचसीएफ रखेंगे तो 22 एचसीएफ तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर एक एचसीएफ और ऐड होगा तो 23 एचसीएफ बन जाएगा, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 276। 23 से इसको डिवाइड करेंगे तो एचसीएफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 23 एकम 23, 23 दूनी का 46। एचसीएफ आपका कितना आया, 12 आया, तो एलसीएम आपके पास कितना हो जाएगा, 22 इंटू में 12 हो जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम आपके पास आ चुके हैं। आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि n1 इंटू में n2, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर कैलकुलेट कर लीजिए। पहली संख्या आपको 132 प्रश्न में बताई गई, दूसरी संख्या आपको कैलकुलेट करनी है। एचसीएफ आपका 12 है और एलसीएम आपके पास 22 इंटू में 12 है। इसको जब आप इसको सोल्व करें तो 22 के 132 हो जाएगा, 6 बार कटेगा, 6 दूनी का 12 हो जाएगा, 12 दूनी का 24 हो जाएगा। n2 आपके पास कितना आया, 24, दूसरी संख्या 24 होगी। एक दुकानदार किसी किताब के मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देकर 17% का लाभ अर्जित करता है। यदि क्रय मूल्य 500 है तो मुद्रित मूल्य कितना होगा, यानी कि मार्क प्राइस आपके पास कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है, प्रिंटेड प्राइस, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बता रखा है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का आप रेशियो लिखेंगे। तो 10% की छूट, 100 में से 10 माइनस करें, यानी कि 90 यूनिट आपके पास कॉस्ट प्राइस। 17% का लाभ, यानी कि यहाँ पर 100 में 17 ऐड करेंगे तो 117 यूनिट का आपके पास मार्क प्राइस हो जाएगा। रेशियो बनाएंगे तो 10:13 हो जाएगा, 13 नमा 117। आपको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस सीपी बताया गया, ये 10 यूनिट ना होकर 10 यूनिट ना होकर ये 500 दिया गया है, तो यहाँ पर ये डेटा 50 गुना लिखा हुआ है। और मार्क प्राइस भी आपके पास 13 ना होकर 13 का 50 गुना करेंगे, यानी कि 650 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है, और यहाँ पर आकार के एक बंद बॉक्स को बनाने के लिए आवश्यक कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला आपको पता है, ये फॉर्मूला आप यूज़ कर दीजिए। 2 इंटू में ये हो जाएगा आपके पास 200 प्लस का 80 प्लस का 160, 280 और ये 340, 440, 2 इंटू में 440 करेंगे 880 आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए केंद्र ओ वाले एक वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। वृत्त पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि 24 सेंटीमीटर लंबी सीमा ए बी को ओ डी बिंदु सी पर समद्विभाजित करती है। सी डी की लंबाई कैलकुलेट करनी। तो ये एक वृत्त दे रखा है और इसका केंद्र आपको ओ दिया गया। ए बी ये आपके पास यहाँ पर सीमा हो जाएगी, और यहाँ पर जो है डी एक ऐसा बिंदु दे रखा है वृत्त के परिधि पर कि ओ डी जो है यहाँ पर इस जीवा ए बी को यहाँ पर बाइसेक्ट करती है, ठीक है, परपेंडिकुलर। ये आपके पास यहाँ पर ओ डी हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर काटेगी तो यहाँ पर ये 2 बराबर बराबर भागों में इसको बांट देगी। इस जीवा की लंबाई आपको 24 दे रखी है, तो यहाँ पर ये 12 और ये 12 में बंट जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर इस वृत्त की त्रिज्या भी आपको यहाँ पर बता रखी है कितनी, 15 सेंटीमीटर। तो ये 12 है, ये 15 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये सी बिंदु पर काट रही है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ओ सी की लंबाई आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कितनी हो जाएगी, 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 225 माइनस 144, यानी कि यहाँ पर 81 का डिफरेंस और यहाँ पर 81 का डिफरेंस वर्गमूल लेंगे तो 9 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज ट्रिपलेट से आपको ये याद होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें ये टोटल ओडी की, तो ये इस वृत्त की त्रिज्या होगी। भाई ओडी आपके पास यहाँ पर क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है। अगर हम यहाँ पर इसमें से माइनस कर दें ओसी को माइनस कर दें तो ये वाले आपके पास यहाँ पर बच जाएगी, यानी कि सी डी की लंबाई बच जाएगी, तो ये बराबर सी डी क्या आएगा। और यहाँ पर ओ डी आपके पास ये 15 सेंटीमीटर, इसमें से 9 माइनस करेंगे 6 सेंटीमीटर आपके पास यहाँ पर सी डी की लंबाई आ जाएगी। 3 वर्ष पहले पिता की आयु का पुत्र की आयु के साथ अनुपात आपको दे रखा है। फादर का सन के साथ रेशियो दे रखा है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये दे रखा है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, देखिए फादर का सन के साथ यहाँ पर रेशियो दे रखा 8:3। ये आपके पास यहाँ पर 3 वर्ष पूर्व का डेटा है, और यहाँ पर 4 वर्ष बाद की अगर बात करें
तो 4 वर्ष बाद आपके पास ये रेशियो दे रखा है 11:5, ठीक है। तो बीच में यहाँ पर इनके प्रेजेंट का भी रेशियो रहा होगा, वर्तमान का भी रेशियो रहा होगा, ठीक है। ये इससे पहले का डेटा है और ये इससे बाद का डेटा है। तो टोटल अगर आप यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो 7 वर्ष का डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पर इनमें से कितने भी वर्ष पहले चले जाएं, ठीक है, प्रेजेंट से वर्तमान से कितने भी वर्ष पहले चले जाएं और कितने भी वर्ष आप बाद चले जाइए, इनके आयु का गैप जो होगा ये बराबर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर 5 का गैप और यहाँ पर 6 का गैप है। तो ये गैप आप यहाँ पर बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 6 से गुणा कराएंगे और इसको 5 से गुणा कराएंगे। इसको 6 से गुणा कराएंगे तो 8 6 48 ये अनुपात आ जाएगा और ये 36 का 18 हो जाएगा। और यहाँ पर ये आपके पास 11 पंचे 55 हो जाएगा और ये आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 5 पंचे 25, ठीक है। तो ये फादर और सन की आपके पास यहाँ पर आयु का रेशियो आ चुका है। और यहाँ पर जो है इनका गैप देख लीजिए। अब यहाँ पर इनका गैप अगर आप देखें तो +7 और ये +7 हो रहा है, ठीक है। और इसी 7 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 7 वर्ष, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू 7 वर्ष। यहाँ पर गैप देखिए 7 वर्ष का ही तो था, तो यहाँ पर डेटा 1 गुणा था। तो यहाँ पर इनकी जो 3 वर्ष पूर्व आयु है, चाहे तो आप 3 वर्ष पूर्व की आयु कैलकुलेट कर लीजिए या फिर 4 वर्ष बाद की आयु कैलकुलेट कर लीजिए, वो भी आपके पास 1 गुणा ही हो जाएगी। यानी कि फादर की आयु 48 वर्ष और सन की आयु 18 वर्ष। तो फादर की अगर आप वर्तमान आयु कैलकुलेट करेंगे, 3 वर्ष पहले की तो आयु 48 वर्ष है, आपको यहाँ पर 3 वर्ष बाद जाना है, यानी कि इसमें प्लस का 3 ऐड कराएंगे तो 51 वर्ष आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें देखिए एक 195 मीटर ऊंची चट्टान की चोटी से एक मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण आपको दे रखे हैं। तो मीनार की ऊंचाई h आपको कैलकुलेट करनी है। मीनार की हाइट आप यहाँ पर h मान लीजिए, ठीक है। और ये चट्टान है और ये चट्टान की ऊंचाई आपको 195 मीटर ये आपको दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके शिखर का अवनमन कोण और इसके पाद का अवनमन कोण जो है ये आपको दे रखा है। और अवनमन कोण हम 36 के साथ मापते हैं, तो 36 अगर हम यहाँ पर ये मान लें, ठीक है। और इस मीनार को हम थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ाएं तो ये परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत इसको यहाँ पर काटेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी x मान लें, ये इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी होगी और यहाँ पर भी ये इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये x मान ले तो ये भी आपके पास x हो जाएगी और ये भी x हो जाएगी, लंबवत दूरी बीच के लंबवत दूरी, ठीक है। ये आपको यहाँ पर अवनमन कोण जो है 30 डिग्री दे रखा है 36 डिग्री के साथ। और यहाँ पर ये जो पूरा कोण है ये आपको 60 डिग्री दे रखा है पाद के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपके पास h है और ये आपके पास यहाँ पर ये भी h हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ पर ये आपके पास ये वाली डिस्टेंस आपके पास कितनी बच जाएगी, टोटल 195 थी, 195 में से h माइनस कर देंगे तो ये 195 माइनस h है। तो इधर की साइड ये भी आपके पास यहाँ पर 195 माइनस का h हो जाएगी, 195 माइनस का h। और यहाँ पर ये आपके पास ये पूरी जो है इस चट्टान की ऊंचाई होगी, यानी कि आपके पास 195। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 ट्रायंगल आपके पास बन चुके हैं। एक तो ट्रायंगल आपके पास समकोण त्रिभुज ये वाला, ठीक है, और एक आपके पास समकोण त्रिभुज ये वाला बड़े वाला, ठीक है। तो आप इन्हीं 2 समकोण त्रिभुजों को देखेंगे और इनमें आप त्रिकोणमितीय अनुपात लगा देंगे tan का। तो tan 30 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये परपेंडिकुलर है आपके पास और बेस आपके पास यहाँ पर x है। तो 195 माइनस का h बटे x आ जाएगा। और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। जब आप इसको तिरछा गुणा कराएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 195 माइनस का h इंटू में √3 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से आप यहाँ पर tan 60 डिग्री का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो यहाँ पर ये आपके पास देखिए tan 60 डिग्री। अब इस वाले एंगल के सामने का परपेंडिकुलर ये आपके पास यहाँ पर पूरी 195 यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो 195 बटे बेस यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर बटे में x। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 195 बटे √3। एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास ये आई और यहाँ पर x की वैल्यू ये आई, तो ये तो बराबर होनी चाहिए क्योंकि दोनों के बीच की दूरी थी। तो आप इनको बराबर कर देंगे 195 बटे √3 और ये बराबर कर देंगे 195 माइनस का h इंटू में √3। जब आप √3 यहाँ से हटाएंगे तो इधर बट्टे में आएगा और √3 से √3 गुणा होगा तो 3 बनेगा और 3 से ये कट जाएगा, यहाँ पर 6 × 18 हो जाएगा, 5 × 15 65 आ जाएगा। तो
195 माइनस एच बराबर 65 आया, तो एच इधर आ जाएगा और यहाँ पर 100 ये 65 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 130 आपके पास यहाँ पर ये मीनार की ऊंचाई हमने एच मानी थी, ये आपके पास आ जाएगी। ठीक है, और ये आपसे पूछा गया था। इसमें देखिए एक संख्या n को 6 से विभाजित करने पर 2 शेषफल प्राप्त होता है, और इसको यहाँ पर 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए सबसे पहले तो हम n स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, n इंटू में n, और इसको यहाँ पर 6 से डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद n को भी आप यहाँ पर 6 से डिवाइड करेंगे, सभी को अलग अलग 6 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 2 को भी 6 से डिवाइड कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं n को जब 6 से डिवाइड किया जाता है तो 2 शेषफल बचता है, यहाँ पर भी 2 शेषफल, यहाँ पर भी 2 शेषफल। तो 2 इंटू में 2 करेंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 2 बचा शेषफल, और यहाँ पर भी 2 शेषफल बचेगा। टोटल करेंगे तो ये 8 हुआ। अब 8 को आप फिर से 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा, शेषफल आपके पास यहाँ पर बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा वो आपके पास 2 ही तो बचेगा। 8 में 6 का भाग लगाएंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यदि एक गोले का आयतन आपको दे रखा है तो उसका व्यास कितना होगा। देखिए गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है, पाई की वैल्यू 22/7 r क्यूब इक्वल टू 4851। अब इसमें कैलकुलेशन जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पर देखिए 11 दूनी का 22 हो जाएगा, 11 4 44 हो जाएगा, 11 4 44, 11 एकम 11, 441 को 21 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 3 का 21 इधर से आ जाएगा, तो r क्यूब बराबर 21 का क्यूब बन जाएगा, और ये बट्टे के अंदर 4 दूनी का 8 आ जाएगा। तो दोनों साइड आप घनमूल लेंगे तो r बराबर 21/2 आ जाएगा, और ये आपके पास r की वैल्यू आई है। आपसे पूछा क्या गया, आपसे डायामीटर पूछा गया, यानी कि व्यास आपसे पूछा गया, तो ये त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो 21/2 का अगर 2 गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि बराबर 21 सेंटीमीटर जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। हाउ मच डज द फैमिली स्पेंड ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि यहाँ पर भोजन और यहाँ पर खर्च, ये भोजन और परिवहन पर, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, परिवहन पर, परिवार द्वारा जो है खर्च किया गया वो आपको कैलकुलेट करना है। तो फूड आपके पास यहाँ पर भोजन ये रहा, ट्रांसपोर्ट ये रहा, तो दोनों का टोटल करेंगे 65 और 50 कितना हो जाएगा, 115 डिग्री हो जाएगा। आपको 115 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। टोटल के अंदर पर कितना कोण बनता है, 360 डिग्री बनता है, और इसी 360 डिग्री की वैल्यू आपको दी गई कितनी, 1,08,000। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 से तो ये 0 काट दीजिए, 36 का यहाँ पर 3 गुना 108 होता है, ये 300 आ जाएगा, और यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो ये 345 और आगे 2 0 आंसर लगा दीजिए। इसमें देखिए यहाँ पर 500 से कम दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या, उन श्रमिकों की कुल संख्या, ठीक है, तो यहाँ पर उन श्रमिकों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है जिनकी दैनिक मजदूरी 650 और उससे अधिक है। तो इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब ये प्रश्न देखिए यहाँ पर बार बार रिपीट हुआ है, और इसमें थोड़ा सा पूछा क्या गया ये आपको यहाँ पर इसमें चेंज करके दे दिया गया। ठीक है, इसमें देखिए 500 से कम देखना है, तो यहाँ पर ये 500 लिखा, इससे कम देखेंगे तो ये 45 और ये 30, तो इन दोनों का टोटल कर लीजिए, ये 75 हो जाएगा। और इसी तरह से आपको उन श्रमिकों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है जिनकी 650, देखिए 650 आपके पास यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर 650 से अधिक आपके पास ये 35 है। तो यहाँ पर ये 35 से जो है ये डेटा यहाँ पर कितना ज़्यादा है, 40 यूनिट ज़्यादा है। 40 ज़्यादा है किस पर, 35 पर, और गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर 5 से काटेंगे 8 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे 7 बार कट जाएगा। 1/7 की प्रतिशत वैल्यू क्या होती है, 14 सही 2/7 होती है प्रतिशत। तो यहाँ पर जो है आपके पास बराबर 14 8 112 हो जाएगा, 8 दूनी का 16, यानी कि 2 और ऐड होगा तो 114 दशमलव करके समथिंग आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। इसमें देख लीजिए ए बराबर आपको 10 डिग्री रखना है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। इसमें ए की वैल्यू 10 डिग्री रखेंगे तो ये 37 डिग्री बनेगा, और 37 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो 12 इंटू में 1/2 प्लस 5 इंटू में, यहाँ पर देखिए आपके पास 45 डिग्री बनेगा, 50 माइनस 5 45 बनेगा, और कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 बट्टे के अंदर 9 इंटू में, यहाँ पर ये 90/2, यानी कि आपके पास यहाँ पर ए की वैल्यू 10 रखेंगे तो यहाँ पर 90/2 बनेगा, 45 डिग्री, यानी कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 माइनस 4 इंटू में यहाँ पर बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, 50 प्लस का 10 60 डिग्री बनेगा, कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। कैलकुलेशन कर लीजिए। इसमें देखिए 2 से ये कटेगा 2 बार, और यहाँ पर ये 2 से कटेगा 6 बार, तो ये 6√2 आ जाएगा, और ये प्लस का 5, और यहाँ पर पूरे के बट्टे में यहाँ पर आएगा √2 बट्टे के अंदर, ये 9 माइनस का यहाँ पर 2√2 आ जाएगा,
और ये पूरे के बटे में यहाँ पर भी अंडर रूट 2 आएगा। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे 25 के 25 प्रश्न। और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।